हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो अपनी इकाई 5 है, इस इकाई 5 का ये दूसरा वीडियो है। पहली वीडियो में हमने विस्थापन धारा के बारे में बड़े डिटेल समझा, वहाँ पे हमने मैक्सवेल के समीकरण को भी समझा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैक्सवेल का समीकरण इस समय आपकी जुबान पर होगा कि मैक्सवेल के 4 समीकरण थे और चारों समीकरण क्या क्या हैं। आपको मैंने कहा था कम से कम 3 बार 4 बार उसको लिख करके बढ़िया से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपकी जुबान पर हो जाएगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं और ये विद्युत चुम्बकीय तरंग आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आपको बढ़िया तरीके से को समझना है। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ उससे भी 1 नंबर का यहाँ पे आ सकता है। तो वो सब चीज़ों को क्या क्या कैसे पूछा जा सकता है, सब कुछ विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग को। विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति कैसे हुई, विद्युत चुम्बकीय तरंग की उत्पत्ति कैसे हुई, वहाँ से उत्पत्ति से हम लोग यहाँ पे प्यारी सी परिभाषा एकदम बनाने वाले हैं जो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आपको क्लास देखते देखते याद हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा। दोस्तों, हमने पहले इकाई में पढ़ा हुआ है आवेश अपना स्थिर होता है, उसी को हमने कहा हुआ था स्थिर वैद्युतिकी, है ना। स्थिर वैद्युतिकी यानी जहाँ पे आवेश रुका हुआ होता है वहाँ पे हम लोग केवल विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते थे। मतलब अगर आवेश रुका हुआ है केवल विद्युत क्षेत्र। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो विद्युत क्षेत्र होता था वह विद्युत क्षेत्र नियत होता था। तो हम लोग इस नियत वर्ड नहीं जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है अपने को नियत वर्ड को जोड़ना। यहाँ पे ज़रूरत है अपने को नियत वर्ड को जोड़ना। तो अगर आवेश रुका हुआ है उसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र होता है। और कैसा विद्युत क्षेत्र? नियत विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान आवेश जो धारा, जिसे धारा प्रवाहित होती है, तो धारा के कारण अपने को क्या उत्पन्न होता है? केवल विद्युत क्षेत्र। और कौन सा विद्युत क्षेत्र? नियत विद्युत क्षेत्र। यहाँ पे आवेश रुका रहा, विद्युत क्षेत्र। आवेश एक समान वेग से गति किया, केवल चुंबकीय क्षेत्र। अब दोस्तों, अगर आवेश त्वरित गति से गति करे, त्वरित आवेश मतलब त्वरित गति से, जहाँ पर आवेश के त्वरण में यानी वेग के मान में परिवर्तन हो, त्वरण हो, जहाँ पे आवेश ऐसा गति करे जहाँ पे त्वरण उत्पन्न हो यानी वेग में परिवर्तन हो, तो दोस्तों हमने 2 एग्जाम्पल लिया त्वरित आवेश का, और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी अगर आवेश दोलन गति कर रहा है या फिर आवेश वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसके द्वारा, तो अगर इस टाइप से अगर आवेश गति कर रहा है यानी दोलन गति कर रहा है या फिर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो इस टाइप से अगर गति करेगा आवेश तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, फिर विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मैंने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, फिर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो यही जो क्रिया है जो ऐसे ऐसे चलती रहती है, इसी को यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा सब परिवर्ती होंगे। सब दोस्तों कैसे होंगे? परिवर्ती होंगे। और यही चीज़ क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। यही चीज़ क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाता है। तो अब यहाँ से आपको देखो 1 नंबर पहली चीज़ क्या पूछा सकता है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो केवल विद्युत क्षेत्र। एक समान वेग से गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र। जबकि त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र, या फिर कहो आप विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र, ये चलता रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये आपके 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट तो हो ही गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ से आपको विद्युत चुंबकीय तरंग की जो परिभाषा है ना, वो आपको यहाँ से याद रखना बहुत ही आसान हो गया। कैसे? विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जो त्वरित आवेश से उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जो त्वरित आवेश से उत्पन्न होता है, जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत गतिमान होते हैं।
ठीक है। तो ये परिभाषा दोस्तों आपको मैं लिखता हूँ, यहाँ से परिभाषा लिखूंगा, यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंग के बहुत सारे गुणों को हम लोग सीखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले को सीखेंगे, जो अगली वीडियो आपको इस चैप्टर की न्यूमेरिकल की मिलने वाली है, उस न्यूमेरिकल को धाराशाही करने के लिए ये जो आज की क्लास में जो कुछ फार्मूले बताएंगे वो फार्मूले आपके लिए काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आप पहले क्या करना, आपको जो चीज़ मैं लिखा हूँ इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लेना है। और इसी जो मैंने बताया अभी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जो त्वरित आवेश से उत्पन्न होता है, जिनमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत गतिमान होते हैं। ये चीज़ अपने को मैं अभी लिख के देता हूँ। ठीक है, चलो भाई, मैं स्टार्ट हो गया हूँ। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर डालो। हाँ दोस्तों, मैंने आपके सामने ने प्यारी सी परिभाषा लिख दिया विद्युत चुम्बकीय तरंग की। देखो कितनी ललन टॉप परिभाषा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेश से उत्पन्न। तो आपको एक लाइन परिभाषा ये भी याद होगी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं, तो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। त्वरित आवेश से उत्पन्न वे तरंगे होती हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र E तथा चुम्बकीय क्षेत्र भी परस्पर लंबवत। देखो विद्युत क्षेत्र इधर, चुम्बकीय क्षेत्र इधर। मान चलो दोस्तों ये आपका x है तो ये आपका y हो जाएगा, ये आपका z हो जाएगा। तो ये y और ये z ये आपस में लंबवत हैं कि नहीं है, एकदम परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो गए, परस्पर लंबवत हो गए। और जो तरंग संचरण की दिशा है वह इधर हो गई, तो तरंग संचरण की दिशा के भी क्या है, ये लंबवत है। मतलब दोस्तों अगर बोले ना ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ये तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के लंबवत हो गए। तीनों क्या हो गए, एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं, उन तरंगों को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। त्वरित आवेश या दोलनीय आवेश से विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। चलो भाई, तो दोस्तों ये आपका विद्युत क्षेत्र, देखो ये विद्युत क्षेत्र, ये देखो ये समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होगा ना, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र समय के साथ इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो ये आपका विद्युत क्षेत्र ही है, ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अच्छा ये देखो चुंबकीय क्षेत्र, ये दोस्तों है आपका चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम कहें यहाँ पे ये जो मैं तीर दिखा रहा हूँ ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान दिखा रहा है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे मैक्सिमम मान, विद्युत क्षेत्र का मैक्सिमम मान। तो ये दोस्तों मैं जो तीर बनाया हूँ ये सब तीर क्या दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान दिखा रहा है। ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान है। अच्छा ये जो मैं लाइनिंग खींच रहा हूँ ये क्या दिखा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान दिखा रहा है। ठीक, ये रहा भाई। अच्छा तो विद्युत क्षेत्र का जो समीकरण होगा वह समीकरण होगा E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। जबकि चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों जो समीकरण होगा ना वह समीकरण क्या हो जाएगा, B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। B बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अच्छा जहाँ पे E0 और B0 क्या है भाई, जहाँ पे दोस्तों जो E0 है वह क्या है कि विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान या आयाम, विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान या आयाम। ठीक है, अच्छा B0 क्या है, तो B0 जो है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान, चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान या आयाम। ठीक, चलो भाई। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आप ओमेगा देख रहे हो ना, ओमेगा आपका क्या कहलाएगा, कला कहलाएगा। कोणीय आवृत्ति भी इसे कहते हैं, कला भी कहते हैं, कोणीय आवृत्ति भी कहते हैं। ठीक ना, चलो और देखो का फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हम दोस्तों। यहाँ पे आपको अभी हम लोग जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गुण पढ़ेंगे वहाँ पे गुण में बताया जाएगा आपको कि E0 बटा B0 का मान क्या होता है, C होता है।
E0 बटा B0 का मान क्या होता है, C होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। E0 बटा B0 बराबर C, या इसी को आप कह सकते हो E बटा B बराबर C। ये दोस्तों फार्मूला है। इस फार्मूले पे भी हम लोग न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। ये भी गुण में हम बताएंगे आपको कि ये गुण होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। ये क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक गुण होता है कि E0 यानी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का अधिकतम मान और चुम्बकीय क्षेत्र का अधिकतम मान का जो अनुपात होता है वह प्रकाश की चाल के अनुपात के, प्रकाश की चाल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलो उसके बाद दोस्तों अपने को जानना है कि K बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, या लैम्डा बराबर 2 पाई बटा कैपिटल K। ये भी फार्मूला अपने को मिलने वाला है। अच्छा जहाँ पे तरंग का मतलब है जो तरंग है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब मान निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया। अच्छा तरंग दैर्ध्य का वेग, तरंग का वेग v निकालना है अगर, तो v बराबर दोस्तों हो जाएगा v बराबर ओमेगा अपान के बराबर E अपान b। ये भी हमारे लिए फार्मूला हो गया कि तरंग का वेग v बराबर ओमेगा अपान के बराबर E अपान b। ये सारे हमारे फार्मूले हो गए, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या सीखने को मिला, विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा क्या हो गई, उसके लिए फिगर हो गया। आपने फिगर में देखा कि विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं, और ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत ऐसे गति कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों लंबवत गति कर रहे हैं, इसलिए इनकी प्रकृति, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अगर ये उसी की दिशा में गति करते तो ये अनुदैर्ध्य होती। ये क्या होती, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की लंबवत गति कर रहे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति कर रहे हैं, इसलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। अब दोस्तों मैं साइड होता हूं। अब मैं क्या करूंगा, आपके सामने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कम से कम 5 से 6 गुण लिखने वाला हूं। जो 5 से 6 गुण आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। पूछेगा आपसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कम से कम 5 गुण लिख दीजिए। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कम से कम 5 गुण लिख दीजिए। दोस्तों मैं कम से कम 5 से 6 गुण आपके लिए लिखने वाला हूं, और वो आपको डायरेक्टली याद ही कर लेना है कि बस आपको मैं समझाऊंगा बढ़िया तरीके से, इस तरीके से समझा दूं कि आपको याद हो जाए, क्लास को देखते देखते आपको याद हो जाए, और आप अपने एग्जाम में अगर आता है तो छाप करके आओ, ठीक है। चलो दोस्तों ये मैं साइड होता हूँ, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से क्या कर डालो, नोट कर डालो भाई। हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 7 गुण लिखे हुए हैं, जिसमें से आपको कम से कम 5 गुण तो भाई एकदम जुबान पे होना चाहिए। 5 गुण दोस्तों आपको याद रहेगा तो आपके एग्जाम में 5 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है। मिनिमम आपसे 3-4 पूछता है, तो 5 याद करो, और 5 उसको याद करो जो आपको 7 में से 5 आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आसान को पहले लिखा हुआ है, उसके बाद बड़े वाले को बाद में लिखा हुआ है। अच्छा ये देखो लास्ट में लिखा हुआ ना मैंने, ताकि आपको इस पे न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो उस न्यूमेरिकल के लिए मैंने लिख दिया ताकि आपको रहे, ताकि आपको जब मैं न्यूमेरिकल बताऊँ ना तो मैं कहूँ कि हाँ देखो गुण में मैंने ये फार्मूला आपको बता रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला देखो, पहला तो गुण आपको वैसे याद है कि मैंने आपको परिभाषा भी बताया, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश या दोलनीय आवेश से। देखो ये तरंगें दोलनीय आवेश या त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, तो आपको ऐसे याद हो गया। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, दोलनीय आवेश या त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। अच्छा इन तरंगों के संचरण के लिए, संचरण मतलब होता है कि आगे बढ़ने के लिए माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग जैसे प्रकाश होता है ना, प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये दोस्तों ये भी देखो कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है ना, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। या माध्यम में देखो ये तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल, अच्छा प्रकाश की चाल मैंने हमने बताया C बराबर 1/रूट में म्यू 0 से गतिमान होती है। मतलब आप म्यू 0 का मान रखोगे, आपको C का मान 3 × 10⁸ मिलने वाला है, ठीक है। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ जो निर्वात में होती है उसके बराबर होती है। और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। माध्यम में तो चलबे करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, माध्यम में नहीं चलेंगे, माध्यम में चलेंगे, लेकिन निर्वात में भी चलेंगे। निर्वात में इसलिए चलेंगे क्योंकि इनको माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये कैसे उत्पन्न होती हैं, त्वरित आवेश या दोलनीय आवेश से उत्पन्न होती हैं।
अच्छा, इन तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। एक लाइन में आप लोग याद रखो। अब क्यों होती है उसको भी मैंने लिखा। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ इसलिए होती हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र मैंने बताया आपको वाई अक्ष में और चुंबकीय क्षेत्र मैंने बताया आपको जेड अक्ष में। तो वाई अक्ष और जेड अक्ष दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत हैं। जबकि तरंग संचरण की दिशा किधर है? एक्स अक्ष की दिशा में है। तो ये जो वाई जेड एक्स तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो अगर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ। अगर तरंग संचरण की दिशा में कंपन होता उसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पे तरंग संचरण की दिशा के क्या है? लंबवत है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या है? अनुप्रस्थ है। तो इसलिए मैंने क्योंकि भी लिखा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत हैं। कैसे लंबवत है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष में है, चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष में है, तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष में है। लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या है? अनुप्रस्थ होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ये आपको एक नंबर में याद करना है। इस प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश की जब डिफिनीशन बताई जाती है, प्रकाश को भी डिफिनीशन यही बताया जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। ये मैं पहले से बताया रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इस न्यूमेरिकल की वीडियो के बाद ना आपको तुरंत प्रकाश की शुरू होने वाला है, और जब प्रकाश की शुरू होगा तुरंत पहले मैं प्रकाश की डिफिनीशन में यही बताने वाला हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। और आप देख रहे हो वही यहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं एक प्रकार की क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्यों होती है मैंने ये बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पे जो भाई मैंने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ था कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के महत्तम मानों, चाहे महत्तम मान बोलो चाहे आयाम बोलो, इन दोनों का जो रेशियो होता है वह रेशियो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी सी के क्या होता है? बराबर होता है। यानी E0/B0 = C। ठीक है। उसके बाद निर्वात में किसी बिंदु पर इन तरंगों के वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात देखो, चाहे E0/B0 = C करो चाहे E/B = C। देखो ये है ना, E0/B0 = C होता है और E/B भी आपका C के बराबर होता है। और C का फार्मूला 1/d में μ0ε0। ये आप लोग याद किए रहो, आपको न्यूमेरिकल लगाने में काम आने वाला है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि निर्वात में कुल ऊर्जा घनत्व यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो कुल ऊर्जा घनत्व होता है वह विद्युत की ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय की ऊर्जा घनत्व दोनों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। जिसमें विद्युत की ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0 और इसकी ऊर्जा घनत्व 1/2 b² होता है। ठीक है। तो ये आपका रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या हैं। मैंने आपके सामने 7 गुण लिखे हैं, जिसमें से आपको 5 गुण जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे गुण हैं वो आपको 5 गुण आपको एकदम बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है। अब बचता एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, उसको आप लोग अपनी किताब से पढ़ लेना भाई। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ये पूछा ही जाता। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है यार? जिसे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उस विद्युत चुंबकीय तरंगों को या किरणों को एक निर्धारित क्रम में, चाहे तरंगदैर्घ्य के निर्धारित क्रम में चाहे उसकी आवृत्ति के निर्धारित क्रम में लिख दिया जाए, वही निर्धारित क्रम ही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 7 होती हैं। अब उन 7 का नाम आपको याद होना चाहिए। नाम आपको याद होने के साथ साथ दोस्तों बड़ा मुश्किल काम होता है इसका तरंगदैर्घ्य याद करना, इसका आवृत्ति परिसर याद करना, और ये कहाँ पे किसका कहाँ पे यूज होता है ये। तो मैं चाहूँगा कि भाई आप ना क्या करो कि 7 नाम एक जगह पर लिख करके उनका तरंगदैर्घ्य उनका आवृत्ति सेट कर लो, और सेट करने के बाद एक एक एग्जाम्पल, ठीक ना, या एक एक इसका यूज कहाँ यूज होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता ना कि इसका यूज कहाँ होता है, या फिर ये जगह है इसमें कौन सा आपका तरंग यूज होगा या कौन सी किरण आपकी यूज होगी। तो दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आपको याद करना भाई, 1 नंबर पाना है तो करना पड़ेगा। तो आप उसको एक जगह पे लिख करके उसको याद कर लीजिए। बाकी ये जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों पे जो है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग जो चैप्टर है ये चैप्टर बड़ा ही आसान रहा। इसके सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया केवल विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को छोड़ करके। ठीक है, वो आप अपने मन से लिख सकते हो, कर सकते हो, इतना कर सकते हो। और अब बचता है इसका न्यूमेरिकल, इसके 8, 9, 10 न्यूमेरिकल जो भी हैं उस न्यूमेरिकल को अगली वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। और न्यूमेरिकल आप लगाएंगे ना, आप देखेंगे दोस्तों ये जो मैंने फार्मूला बताया, एक जो मैंने समीकरण बना के फार्मूला बताया, एक V = ω/K = E/B जो बताया, और या λ = 2π/K बताया,
उसी पर सब न्यूमेरिकल एकदम इजी न्यूमेरिकल आपके लगने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जितना पढ़ाया गया सब एक बढ़िया जगह पे आप नोट्स कर रहे हो, एक बढ़िया सा सुंदर सा नोट्स बनाते चल रहे हो। अब जब नोट्स बनाए रहोगे ना, तभी आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो और न्यूमेरिकल पर प्रहार कर सकते हो। ठीक है, तो अगली वीडियो में तैयार रहना। न्यूमेरिकल पर प्रहार करने के लिए एक भी न्यूमेरिकल छोड़ेंगे नहीं, हर एक न्यूमेरिकल को चुन चुन कर लगाने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक भी सबको बाय बाय।